हेलो फ्रेंड, तो आपके सामने ये लेक्चर नंबर 8 है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं क्रॉप एंड क्रॉपिंग पैटर्न। ठीक है, क्रॉप किस किस तरीके के क्रॉप को शोइंग किया जाता है और उनके पैटर्न क्या हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर डिटेल में समझने वाले हैं। ठीक है, और आपको बता दूं कि ये लेक्चर नंबर 8 है इरिगेशन का। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं कि पहला जो है, फर्स्ट जो पैटर्न है वो है खरीफ क्रॉप। ठीक है, आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, खरीफ क्रॉप। और ये कब से कब तक रहता है, खरीफ टाइप का क्रॉप में क्या क्या आते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, और ये कब से कब तक रहता है, इसकी पीरियड समझने की जरूरत है। तो इट्स पीरियड जो होता है, इट्स पीरियड इज बिटवीन जून एंड सितंबर, जून एंड सितंबर, जून से लेके सितंबर तक इसकी पीरियड होती है। ठीक है, जून से लेके सितंबर। एग्जाम्पल में कौन कौन से क्रॉप हैं जो खरीफ क्रॉप होते हैं, जैसे कि राइस है, ज्वार है, बाजरा है एक्सेट्रा। ये सारे किस में आ जाते हैं, खरीफ क्रॉप, जो जून से लेकर सितंबर तक इसकी क्रॉपिंग पीरियड है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर, सेकंड नंबर आपको पता होगा रबी क्रॉप, रबी क्रॉप। ठीक है, रबी क्रॉप कब से कब तक रहता है, तो ये जो रहता है, अब सितंबर हो गया तो अक्टूबर से लेकर मार्च तक इट्स पीरियड लिख सकते हो। इट्स पीरियड कब से कब तक रहता है, इज बिटवीन अक्टूबर टू मार्च। ठीक है, इसके लिए एग्जांपल में आप देख सकते हो, व्हीट रहता है, गेहूं जिसको बोलते हैं, पोटैटो होता है, आलू जिसको बोलते हैं, मस्टर्ड होता है। ठीक है, ये सारे होते, पल्स होते हैं, जो ठंडी के मौसम में बोए जाते हैं, वो सारे क्या हो जाते हैं, रबी क्रॉप है। जो बारिश के मौसम में होते हैं, जो बारिश के मौसम में होते हैं वो क्या होते हैं, जो बारिश के मौसम में होते हैं उनको बोला जाता है खरीफ क्रॉप, और जो ठंडी के मौसम में कंप्लीट होते हैं, ठंडी टू गर्मी तक रहते हैं, वो है रबी क्रॉप। ठीक है, तीसरा जो टाइप का है क्रॉप, थर्ड टाइप का जो क्रॉप है उसका नाम है जायद क्रॉप, जायद क्रॉप। तो जायद क्रॉप कौन कौन से हैं भाई, इसकी जो पीरियड होती है अप्रैल टू जून होती है, इट्स पीरियड अप्रैल टू जून। ठीक है, अप्रैल टू जून होता है। एग्जाम्पल में अगर आप देखेंगे तो फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल होते हैं, फॉडर होते हैं, फॉडर मतलब चारा। ठीक है, फॉडर मतलब चारा, घास फूस जो होते हैं, जो जानवरों को खिलाने के लिए चारा होता है उसको फॉडर बोलते हैं। ठीक है, वेजिटेबल जो सब्जियां होती हैं, फ्रूट्स हैं, फल फ्रूट जो होते हैं, वो सारे जायद क्रॉप में आ जाते हैं। एक होता है चौथा की अगर मैं बात करूं, फोर्थ नंबर का, जिसको बोला जाता है पेरेनियल क्रॉप, पेरेनियल क्रॉप। ठीक है, पेरेनियल क्रॉप बोलते हैं इसको, बोला जाता है कंप्लीट 1 ईयर भी बोला जाता है, कंप्लीट 1 ईयर लेता हो ऐसे क्रॉप की बात किया जाता है, कंप्लीट 1 ईयर। ये याद है, इसका पीरियड क्या होता है, कंप्लीट 1 ईयर। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। और किसको इतना समय लगता है, एग्जाम्पल आप देखोगे तो सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है शुगर केन, गन्ने की खेती, कंप्लीट 1 ईयर ले लेता है। ठीक है, मैं गांव एरिया से हूँ तो मुझे मैक्सिमम चीज़ें, ये सब चीज़ें पता है, क्योंकि खेती से भी मैं काफ़ी टाइम तक जुड़ा था, तो मुझे ये सब चीज़ों के बारे में अच्छे तरीके से पता है, चलता है। ठीक है, कब उसको किस तरीके से उसकी सोइंग करते हैं, कब किसकी कटाई करते हैं, कब पानी देना होता है, सब कुछ मतलब आइडिया मिल जाता है, जो करते रहता है उसको आइडिया मिल जाता है। ठीक है, उसी को बेहतर तरीके देने के लिए हम ये पढ़ाई करते हैं। ठीक है, अब अलग अलग तरीके से इरिगेशन देते हैं, अलग अलग तरीके से हम पढ़ने वाले हैं कि इरिगेशन करते हैं। जैसे पहला इरिगेशन की अगर मैं बात करूँ फर्स्ट, तो उसको पैलियो इरिगेशन बोला जाता है। एक मिनट, अरे भाई ऐसे हो जा रहा है, पैलियो इरिगेशन की बात करते हैं, ये क्या है भाई। ठीक है, पैलियो इरिगेशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये क्या है, इससे जुड़ी हुई कुछ पॉइंट का जिक्र कर लेते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, ये जो इरिगेशन होता है अक्टूबर मंथ में, जब ड्राई रहता है सॉइल, क्या होता है, सॉइल का जो मॉइस्चर होता है वो कम रहता है, तब इरिगेशन जो करते हैं, सॉइल को जो रिक्वायरमेंट है क्रॉप के लिए वो फिलफिल करते हैं। ये जो वाटरिंग होती है जस्ट बिफोर द क्रॉप, मतलब क्रॉप को बोने से पहले, एक्चुअली जो ग्राउंड जो होता है वो क्या होता है,
ग्राउंड जो होता है वो ड्राई में होता है, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा मॉइस्चराइज करने के लिए कि ताकि अच्छे तरीके से क्या हो सके, अच्छे तरीके से हमारा मतलब उर्वरकता उसमें आ जाए, इसके लिए वो जब मैं वाटरिंग करता हूँ, पानी देता हूँ, तो उसको बोला जाता है पैलियो इरिगेशन। अब डेफिनेशन में लिख रहा हूँ तो ताकि आपको आइडिया मिल जाए। व्हेन अक्टूबर मंथ इज ड्राई, कहने का मतलब है ना कि जैसे चावल के राइस की खेती कट जाती है, उसके बाद जो जमीन होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो गया रहता है, सूख गया रहता है, ठीक है। अब उसमें हमें गेहूं की खेती करनी होती है, वीट की खेती करनी होती है, तो क्या होता है काफ़ी ड्राई रहता है, तो जो उसकी जुताई करनी होती है ना वो प्रॉपर नहीं हो पाता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, उसके पहले पानी दे देते हैं, ठीक है, कि ताकि उसमें नमी आ जाए, और उसके बाद उसकी मतलब प्लॉगिंग करके और फिर बाद में उसकी गेहूं की खेती कर देते हैं। तो ये जो पहले जो उसकी बुआई से पहले जो हम ये पानी दे रहे हैं ना, इसी को बोला जाता है पैलियो इरिगेशन, ठीक है। व्हेन अक्टूबर मंथ इज ड्राई एंड सॉइल is deficient in moisture की कमी रहती है, then irrigation is done to make soil fill crop, ठीक है, ताकि सॉइल में क्रॉप को फिल कर सकें। दूसरे तरीके से बोले, द वाटरिंग applied just before sowing the crop is known as पैलियो इरिगेशन। समझ में आ गया? ये किस तरीके का इरिगेशन होता है? जब हम बीज को बोने से पहले जो हम इरिगेटेड करते हैं सॉइल को, उसको बोला जाता है पैलियो इरिगेशन, ठीक है। दूसरा इसी में दूसरे टाइप का इरिगेशन देख लें, कॉर वाटरिंग। कॉर वाटरिंग या कॉर इरिगेशन, कॉर वाटरिंग बोले या कॉर इरिगेशन क्या होता है, कॉर इरिगेशन क्या होता है, इससे जुड़ी हुई पॉइंट भी हम देख लेते हैं, ठीक है। इट इज द फर्स्ट वाटरिंग आफ्टर सोइंग द क्रॉप। समझ रहे हो? अभी ये क्रॉप को सोइंग से पहले दिए थे तो पैलियो, और सोइंग करने के बाद पहले जो पानी दिया जाता है उसको कॉर वाटरिंग बोला जाता है, ठीक है। इट इज द फर्स्ट watering after sowing the crop when plant is few centimeter high, कुछ सेंटीमीटर बढ़ जाता है तो पानी देते हैं। this irrigation इरिगेशन डेप्थ इज क्या होता है, इसका डेप्थ क्या होता है, इज मैक्सिमम, इज दिस इरिगेशन डेप्थ तो लिखना ही रह गया, एक मिनट। इरिगेशन डेप्थ इज maximum of all watering depth, मतलब पूरा जो ये क्रॉप में पानी देंगे उनके कंपैरिजन में ये वाला जो होता है इसका डेप्थ ज़्यादा रहता है, ठीक है, पानी इसमें ज़्यादा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ, नेक्स्ट पॉइंट जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ वो है क्रॉप रेशियो, ठीक है। क्रॉप रेशियो किसको बोलते हैं भाई? क्रॉप रेशियो, रेशन लिख दिया, देखो कितना खतरनाक रेशियो है, ठीक है। क्रॉप रेशियो क्या है? तो क्रॉप रेशियो को मैं थोड़ा सा यहाँ पर बता देना चाहता हूँ। क्रॉप रेशियो क्या होता है? एरिया अंडर खरीफ क्रॉप, एरिया अंडर खरीफ क्रॉप डिवाइडेड बाय एरिया अंडर रबी क्रॉप, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं हम? इसी को हम बोलते हैं क्रॉप रेशियो, इसी को हम क्या बोलते हैं? क्रॉप रेशियो बोलते हैं। समझ में आ गया होगा, ठीक है।
और फैक्टर हम देख लेते हैं, और भी चीज़ें हम देख लेते हैं, जैसे कि एक आ जाता है टाइम फैक्टर क्या होता है। ठीक है, इस टाइम फैक्टर क्या होता है, टाइम फैक्टर को भी हम समझ लेते हैं। अच्छा, क्रॉप रेशियो तो समझ में आ गया होगा ना। इट इज द रेशियो बिटवीन एरिया ऑफ टू इंपॉर्टेंट क्रॉप, ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे लिख देता हूँ, इट इज रेशियो बिटवीन एरिया ऑफ टू इंपॉर्टेंट क्रॉप। ठीक है, टाइम फैक्टर को समझ लेते हैं, टाइम फैक्टर है क्या। ठीक है, टाइम फैक्टर को समझ लेते हैं क्या है। इट इज रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डेज इन विच कैनाल हैज एक्चुअली रन to the number of days of estimated irrigation period, इसी को हम बोलते हैं क्या, टाइम फैक्टर। क्लियर हो गया। कहने का मतलब कह रहा है कि ये किसकी रेशियो की बात कर रहा है, कितने दिन एक्चुअल कैनाल में पानी रहता है डिवाइडेड बाय कितने दिन एस्टिमेटेड इरिगेशन पीरियड है, इसी को बोला जाता है टाइम फैक्टर। इसी को क्या बोला जाता है, टाइम फैक्टर बोला जाता है। इसी रेशियो को हम क्या बोलते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डेज इन विच कैनाल हैज एक्चुअली रन एंड टू द नंबर ऑफ डेज एस्टिमेटेड इरिगेशन पीरियड, और कितने दिन हमने एस्टिमेट किया है इरिगेशन करने का। ठीक है, कितने दिन, इसी के रेशियो को बोला जाता है क्या, टाइम फैक्टर। ठीक है, उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है कैपेसिटी फैक्टर। क्या नाम है, कैपेसिटी फैक्टर। कैपेसिटी फैक्टर के बारे में हम पढ़ लेते हैं, कैपेसिटी फैक्टर क्या होता है। ठीक है, इसको भी हम अच्छे से यहाँ पर देख लेते हैं। इट इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल डिस्चार्ज इन कैनाल, actual discharge in canal to design discharge in canal, इसी को रेशियो को क्या बोलते हैं, कैपेसिटी फैक्टर बोलते हैं। इसी रेशियो को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटी फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, इसी रेशियो को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटी फैक्टर बोलते हैं। समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल कितना हम डिस्चार्ज कर रहे हैं। डिस्चार्ज का मतलब समझ रहे हो, एक सेकंड में 1 मीटर क्यूब वाटर को निकालते हैं ना, इरिगेट करते हैं या दे रहे हैं, तो उसको डिस्चार्ज बोलते हैं। तो एक्चुअल जो डिस्चार्ज हो रहा है डिवाइड बाय कितना डिस्चार्ज करने की डिजाइन की गई थी, उनके रेशियो को कैपेसिटी फैक्टर बोलते हैं। उसके बाद आ जाता है ट्रांसपीरेशन रेशियो। क्या होता है ये भी समझ लो, बहुत अच्छा पॉइंट है। ट्रांसपीरेशन रेशियो क्या है भाई, ये भी समझ लो। ठीक है, अच्छे से समझ लेते हैं, अपना तो काम ही है समझना। ठीक है, ये क्या होता है, इट इज द वेट ऑफ वाटर, इट इज द वेट ऑफ वाटर ट्रांसपायर्ड बाय प्लांट। अभी ये मैं समझा रहा हूं आपको, टेंशन मत लो। प्लांट पर यूनिट वेट ऑफ ड्राई मैटर प्रोड्यूस बाय इट। ठीक है, प्रोड्यूस बाय इट, इसका मतलब क्या होता है, देखो ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है ना, ट्रांसपीरेशन का मतलब ये होता है कि जैसे कि प्लांट के लीव में जो वाटर है वो क्या इवेपोरेट हो जाए, तो उसको बोला जाता है ट्रांसपीरेशन। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, ट्रांसपीरेशन बोला है। तो यहाँ क्या बोला, इट इज द वेट ऑफ वाटर ट्रांसपायर्ड बाय प्लांट, उतना जो ट्रांसपायर हो रहे हैं प्लांट से, डिवाइडेड बाई यूनिट वेट ऑफ ड्राई मैटर प्रोड्यूस बाई इट। यूनिट वेट किसका, ड्राई सॉइल का। ड्राई सॉइल के बेस पे जो ये रेशियो लेते हैं उन्हीं को बोला जाता है ट्रांसपीरेशन रेशियो। ठीक है, समझ में आ गया होगा।
जैसे कि अगर मैं बोलूँ यहाँ पर कि ट्रांसपिरेशन रेशियो ऑफ राइस की बात करूँ 680 और वीट का 560 होता है। कहने का मतलब समझ रहे हो? देखो अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताऊँ, ट्रांसपीरेशन रेशियो ऑफ राइस की बात करूं तो वो 680 होता है। ठीक है, ये रेशियो 680 होता है। वही अगर मैं वीट की बात करूं, वीट का, तो वो होता है 560। ठीक है, इसका कंपैरिजन कैसे समझ सकते हो? देखो ये क्या है, ये रेशियो है, ये जो वैल्यू है ये रेशियो की वैल्यू है। ये क्या है? रेशियो की वैल्यू है। कहने का मतलब क्या है, जैसे मान ली राइस की खेती है, अब उसके प्लांट से जो इवेपोरेट हो रहा होगा, ठीक है, उस वाटर का वेट डिवाइडेड बाय ड्राई सॉइल में जो वाटर है, ड्राई सॉइल में जो यूनिट वेट वाटर है उसका, ठीक है, यूनिट वेट ऑफ ड्राई मैटर प्रोड्यूस बाय इट, उनके रेशियो को ही बोला जाता है। ठीक है, तो राइस में देखो चावल पानी बहुत ज्यादा जरूरत होता है, तो उसके कंपैरिजन में ड्राई का कंपैरिजन तो ज्यादा आएगा, और वीट की खेती में पानी कम दिया जाता है तो उसके कंपैरिजन में इसका वैल्यू कम आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम देखने वाले हैं कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर। कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर नेक्स्ट हेडिंग हमारा कौन सा है? ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमारे अभी जो न्यूमेरिकल होगा उसमें काम आएगा। कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर, ये सारे काम आने वाले हैं, इसीलिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कि ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर की बात कर लेते हैं कि क्या है भाई। ठीक है, कंजम्पटिव यूज क्या है ये भी हम पढ़ लेते हैं। इट इज द डेप्थ ऑफ वाटर एक बार लिख के और एक बार रिवाइज कर लेना तो ऑटोमेटिक ये याद रह जाएगा, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं है। इट इज द डेप्थ ऑफ वाटर कंज्यूम्ड फॉर evaporation and transpiration during the growth of plant। एकदम सिंपल सा सीधा सीधा समझ में आ रहा है। क्या कह रहा है थोड़ा सा ध्यान से देख लो कि उतना डेप्थ ऑफ वाटर देना जो उसके एवोपरेशन और ट्रांसपिरेशन के दौरान जो प्लांट के ग्रोथ के लिए हेल्प हो, उस वाटर को, मतलब सीधा सीधा बोले ना कि प्लांट जितना यूज कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है वाटर को, उस वाटर को बोला जाता है कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर। ठीक है, इसके अंदर इंक्लूड रहता है कि जो वीड्स होता है उसके ग्रोथ में भी ये वाटर इंक्लूडेड रहता है। समझ रहे हो? अब जो उसके अंदर वीड्स है, वीड्स का मतलब घास फूस जो है, क्रॉप के साथ साथ जो घास फूस है उसमें भी ये इंक्लूडेड रहता है, इंक्लूडेड ही रहता है। तो लिख सकते हो इट इंक्लूड्स वाटर फॉर ग्रोथ ऑफ वीड्स। वीड्स के ग्रोथ में भी ये वाटर होता है। कंजम्पटिव मतलब प्लांट के ग्रोथ के लिए जितना कंज्यूम वाटर होता है उसी को बोला जाता है, उतने डेप्थ ऑफ वाटर को ही बोला जाता है कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर। CU बोलते हैं ना, CU, याद होगा तो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इफेक्टिव रेनफॉल। इफेक्टिव रेनफॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। इफेक्टिव रेनफॉल इससे जुड़ी हुई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इफेक्टिव रेनफॉल को थोड़ा समझ लेते हैं, क्या है इफेक्टिव रेनफॉल। अच्छा ये ना, रेनफॉल तो समझ रहे हो ना, बारिश गिरना, और वो भी कौन सी बारिश? इफेक्टिव। इफेक्टिव तो ये क्या है? इट इज दैट पार्ट ऑफ precipitate that falls during growth period of crop and is available to meet evapotranspiration needs of crop। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो प्रेसिपिटेट का मतलब होता है बारिश का पानी गिरता है ना, इसका मतलब होता है वर्षा का पानी। ठीक है, पानी जो गिर रहा होता है ना, बारिश का पानी, उसको प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो वो पार्ट प्रेसिपिटेट का जो क्या होता है, फॉल्स ड्यूरिंग ग्रोथ ऑफ पीरियड ऑफ क्रॉप। क्रॉप के ग्रोथ होने के पीरियड में ये जो बारिश की पानी होती है जो अवेलेबल होती है,
जो मीट करती है एवपोट्रांसपिरेशन, ठीक है। एवपोट्रांसपिरेशन क्या होता है, पानी जो क्रॉप के लिए है, जो उसके लिए अवेलेबल हो पाती है, उसी वाटर, उसी बारिश के पानी को इफेक्टिव रेनफॉल बोला जाता है। बात समझ में आ गई, इफेक्टिव रेनफॉल बोला जाता है। क्लियर हो गया। अब इससे जुड़ी हुई बहुत सारी और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, और इससे जुड़ी हुई न्यूमेरिकल है, तो उसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बात बताऊं कि वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी से जुड़ी हुई बात करेंगे कि क्या क्या एफिशिएंसी है, और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल करेंगे कि ताकि हमें आइडिया मिल सके, ताकि हमें क्या हो, आइडिया मिल सके कि जो मैं बात कर रहा हूँ उसमें हमें फ़ायदा हो सके, ठीक है। बात समझ में आ रही है, इफेक्टिव रेनफॉल की बात समझ में आ गई कि वो पार्ट है प्रेसिपिटेशन का जो क्रॉप के ग्रोथ पीरियड में हेल्प करता है, ठीक है, जो एवपोट्रांसपिरेशन में हेल्पफुल रहता है, उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ कि जैसे अभी मैंने कंजम्पटिव यूज बताया आपको, कंजम्पटिव यूज के बारे में बताया, उसी के बेस पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें लिख देता हूँ, फिर बाद में लेक्चर को एंड करता हूँ मैं। जैसे कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कितना कंज्यूम करने वाला है। मान लो कि इतने वाटर उसको जरूरत है, ठीक है, एक प्लांट है उसको उतने पानी की जरूरत है, बट आपने क्या किया, उसी टाइम पे ये बारिश की पानी हो गई, बारिश की पानी भी मिल गई, तो अगर बारिश की पानी मिल गई तो इतना कम तो पानी दोगे ना, जितनी रिक्वायरमेंट है उसमें से इफेक्टिव रेनफॉल माइनस कर दोगे तो मिल जाएगा ना कि नहीं मिलेगा। देखो, वाटर रिक्वायर्ड थ्रू कंजम्पटिव यूज, नहीं समझ में आ रहा फिर से एक बार बता देता हूँ, और माइनस क्या कर देंगे, इफेक्टिव रेनफॉल कर देंगे। समझ रहे हो कि नहीं। जैसे मान लो कि एक मेरा यहाँ पे क्रॉप है, ठीक है, यहाँ पे क्रॉप है, ठीक है, अब इसको मान लो कि 100 मीटर क्यू जितना पानी चाहिए, ठीक है, 40 मीटर क्यू आपको क्या मिल गया, 40 मीटर क्यू इफेक्टिव रेनफॉल मिल गया, रेनफॉल मिल गया। तो आपको कितना देना पड़ेगा, इरिगेशन कितना देना पड़ेगा, कितना इरिगेशन करना पड़ेगा भाई, इरिगेशन कितना देना पड़ेगा, कितना इरिगेट करना पड़ेगा, कितना इरिगेट करना पड़ेगा, 60 मीटर क्यू ही ना। तो यही चीजें फाइंड आउट करने के लिए कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट की बात करें, कितना आपको रिक्वायर की होगी, तो 60 मीटर क्यू ही रिक्वायर होगा ना। क्लियर हो गया। तो ये होता है इफेक्टिव रेनफॉल। इफेक्टिव रेनफॉल की मतलब उसके जरूरत के समय पे बारिश की पानी आ गई, तो उसको जब इरिगेशन जितना देना था उसके कंपैरिजन में कम ही पानी देना पड़ेगा, तो ये बेनिफिट हो जाती है फार्मर के लिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जिक्र करने वाले हैं कुछ एफिशिएंसी और उसे रिलेटेड न्यूमेरिकल, तो आप देखते रहिए और ट्राई करिए कि नेक्स्ट लेक्चर आपके लिए बेहतर हो, ठीक है। तो देखते रहिए और अपने जो दोस्त मित्र हैं उनको शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।